कवरेज विद फरीहा इदरीस। पीपल्स पार्टी और नून लीग के माबैन कई रोज तक जारी रहने वाले इख्तलाफात खत्म होने का वक्त आ गया है। आज वजीर आजम शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी के वफ़द ने मुलाकात की। मुलाकात में मसाइल को अफ़हाम व तफ़हीम और बातचीत से हल करने पर इत्तफाक हो गया है। पीपल्स पार्टी ने मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब के बयानात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करवा दी। इसी तरीके से एंड हुआ इस मामले का जैसे कि प्रिडिक्ट किया जा रहा था। दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेला अफरीदी ने आज अडाला जेल जाकर बानी PTI से मुलाकात की कोशिश की। सुहेला अफरीदी को बानी से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल सकी। इस मुलाकात के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मरासले के ज़रिए पंजाब हुकूमत को आगाह किया था। सुहेला अफरीदी ने आज रावलपिंडी आने से कबल पेशावर हाई कोर्ट जाकर हिफाजती ज़मानत हासिल कर ली। दौरान समाअत जब जस्टिस एजाज अनवर ने सवाल किया कि क्या दरख्वास्त गुजार के खिलाफ FIR दर्ज है, इस पर एडवोकेट जनरल ने जवाब दिया कि हमें तो पता ही नहीं है कि कितनी FIRs हैं, हो सकता है कि मेरे खिलाफ भी FIR हो। सुहेला अफरीदी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जो लोग इमरान खान से मुलाकात करने नहीं दे रहे, उन्हें एहसास करना चाहिए कि मैं वज़ीर आला हूँ। लेट्स वॉच दैट। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह से मुलाकात की इजाज़त का सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि सुहेला अफरीदी अडयाला जेल गए तो उनका रेड कार्पेट इस्तकबाल होगा। लेट्स वॉच दैट। सुहेला अफरीदी इलेक्शन जीत गए, ताहम उनकी शिकस्त की कई पेशनगोइयाँ की गई। साबिक वज़ीर आज़म शाइख खान अब्बासी ने सुहेला अफरीदी की कामयाबी को जमहूरियत की फतह करार दिया। उन्हें भी देखिए। सब जो PTI के अपने नामजद चीफ मिनिस्टर बन गए, डू यू थिंक इट्स अ विक्ट्री फॉर देम? विक्ट्री तो मैं समझता हूँ जमहूरियत की है कि ये शायद पहली दफा है कि एक सूबे का सरबराह जो है वो पार्टी ने खुद तब्दील कर दिया और उसमें सबको खदशा ये था कि शायद वोट नहीं पड़ेंगे, इंतशार हो जाएगा। इंतशार भी नहीं हुआ। उसमें जो वफाकी हुकूमत का जो अमल दखल रहा, जो गवर्नर साहब का रवैया रहा, उसने काफी इबाम पैदा किया, लेकिन बिल आखिर अदालत ने वो भी दुरुस्त कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चंद दिन कबल शर्म उल शेख में अमरीकी सदर की तारीफ पर पूरी दुनिया में बहस जारी है। बरतानवी अखबार द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को काबू में रखना या उनकी गैर मुतवक्का रवैये को संभालना सिर्फ पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ही जानते हैं। अखबार के मुताबिक शर्म उल शेख में मुनक़दा गाज़ा अमन सबरा इजलास के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने मुतअद्दिद आलमी रहनुमाओं को मुश्किल में डाल दिया। अमरीकी सदर ने इतालवी वज़ीर आज़म के हुस्न की तारीफ़ की। बरतानवी वज़ीर आज़म को बुलाकर अचानक माइक खुद ही संभाल लिया, जबकि कनाडा के वज़ीर आज़म को मजाक में गोल्डन कह दिया। इस तकरीब में शहबाज शरीफ वो वाहिद रहनुमा थे अकॉर्डिंग टू द गार्डियन जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के रवैये को मौसर अंदाज में संभाला। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपनी तकरीर के दौरान डोनाल्ड ट्रंप की दिल खोल कर तारीफ़ें की। जब ट्रंप दोबारा स्टेज की जानिब बढ़ने लगे तो शहबाज शरीफ ने उन्हें खुश अखलाकी से रोका और अपनी बात मुकम्मल की, जिस पर ट्रंप भी मुस्कुराने पर मजबूर हो गए। तकरीब में ट्रंप की ताख़ीर, उनकी बेसख्ता तबसरों और गैर रस्मी रवैये के बावजूद शहबाज शरीफ ने सफारती महारत का शानदार मुजाहरा किया और अमरीकी सदर को मुकम्मल तौर पर अपने काबू में रखा। पंजाब में मजहबी जमात TLP के एहतजाज के बाद पंजाब हुकूमत ने रियासती रिट और कानून की बालादस्ती कायम करने के लिए कुछ अहम फैसले भी किए हैं। सो अ लॉट इज़ हैपनिंग। इन फैसलों की तफसील आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अली बुखारी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच अली बुखारी साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। आंचल कादिर ट्रस्ट केस में जमानतों की दरख्वास्तों पर समाअत नहीं हो सकी है। सलमान सफदर साहब कहते हैं कि हमारे तो केसेस ही नहीं लग रहे। अडयाला के दरवाजे आसान हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दरवाजे मजबूती से बंद हैं और ये ताले खुलना नामुमकिन नजर आ रहे हैं। सो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नाउमीदी है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, इसको नाउमीदी ही कहते हैं ना। अगर आपको उम्मीद या नाउमीद का फैसला तो तब करेंगे ना जब आपके केस फिक्स होंगे, जब आप इंसाफ तो तब देंगे ना जब आपके सामने वो फाइल आएगी, आप बहस करेंगे तो फिर आप इंसाफ के तराजू पूरे करते हुए काम करेंगे। फिर आपको पता चलेगा कि आप मेरिट पे फैसला करते हैं या डीमेरिट पे, या आपको सारे नंबर से ला के यहाँ अगर बैठाया गया है तो उसकी वजूहत क्या है। अब बात यह है कि सिंपल सी बात है जो हर पाकिस्तानी आम फहम सुनने वाले के लिए भी बहुत ज़रूरी है समझने के लिए कि जो खान साहब का ये केस है और इसमें बुशरा बीबी को पनिशमेंट हुई है, बुशरा बीबी की पनिशमेंट है 7 ईयर्स। जो 7 ईयर्स पनिशमेंट होती है वो प्रोबेटरी क्लॉज में फॉल नहीं करती, नॉन प्रोबेटरी क्लॉज में फॉल करती है और लेसर पनिशमेंट में जाती है, और वो खातून भी हैं। और उनकी सस्पेंशन जो है वो फाइल हुई जनवरी के महीने में, आज अक्टूबर चला गया। 10 महीनों के अंदर जो है वो फिक्स नहीं हुई सुनने के लिए, जबकि पाकिस्तान में कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि किसी खातून को अगर कन्विक्शन हुई हो और उसकी सस्पेंशन जो है वो 10 महीने सुनी ना गई और 7 साल तक सजा और वो जेल में हो।
तो ये तो मुंह बोलता सबूत है। फिर आपने फिक्स किया लास्ट डेट पे, दूसरी तरफ से जनाब वकील साहब बीमार हैं, उससे पहले फिक्स हुआ ये। एक दफा हम एप्लीकेशंस डाल के, डेलीगेशंस मिल के कि यार खुदा का वास्ता है केसेस तो लगा दें हमारे। तो पता ये चला जनाब के आज लगेगा कल लगेगा, हम करते हैं ये जनाब लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पे वकील साहब बीमार थे। हमने कहा सर मंडे की डेट रखते हैं, अगर थर्सडे था उस दफा तो कहा अच्छा रखते हैं। उसके बाद पता चला जी 16 की डेट आ गई, 25 के बाद 16, ठीक है, ऑलमोस्ट पौने महीने के बाद। और आज जब सुबह हम गए तो पता चला लिस्ट कैंसिल हो गई है जी। अच्छा है क्या भाई, क्यों कैंसिल हो गई है? पता ये चला जनाब की लिस्ट इसलिए कैंसिल हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट में जज साहब की तकरीर है, कोई तकरीरें सुनने जाना है। यार को खुदा का खौफ करें, आप इंसाफ देने बैठे हुए हैं, इंसाफ के तकाजे आपने पूरे करने हैं, या आपने जाके मैं अब क्या इससे आगे अल्फाज यूज करूं। तो ये सारी चीजें जो है आपके सामने नजर आ रही है, मुंह बोलता सबूत है। जब भी आपका जो है वो फेयर फ्री ट्रायल हुआ, फेयर फ्री आपकी चीजें आई, तो उस टाइम आपको एक ही रिजल्ट नजर आया, और वो रिजल्ट बड़ा सिंपल सा था। इसी सिस्टम में खान साहब ने पैरोल पर रिहाई की ऑफर किया है। सो एक तरफ अदालतों के दरवाजे नहीं खुलने का कह रहे हैं, दूसरी तरफ जानब ये उम्मीद है कि हुकूमत पैरोल पर रहा करेगी। ऑब्वियसली हुकूमत ने ऐसा नहीं करना, तो इस रिक्वेस्ट की क्या वजह थी? देखिए जी, ये कोई रिक्वेस्ट नहीं है, और ना ही मैं समझता हूँ कि खान साहब ने खुद किसी को कहा। जब खान साहब ने खुद कहना होता है तो सीएम उन्होंने चेंज किया, तो उन्होंने बुला के वहां पर जितने भी जर्नलिस्ट कोई 2-4 सो कॉल्ड बैठे हुए थे उनको कहा कि जी सीएम में चेंज कर रहा हूँ और ये नया सीएम होगा। तो बात यह है कि अगर ऐसी चीजें कोई होती भी हैं तो अंडर द प्रोविजन ऑफ लॉ होती है ना। अब बात यह है कि जिन लोग 17 सीटों से प्राइम मिनिस्टर बैठ जाए, हारे हुए लोग सीएम बन जाए, तो उनसे आप तो करें। और 26वीं अमेंडमेंट के बाद जो अवाम के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर शबकून मारा गया, आधी रात को अमेंडमेंट लाएगी, और उसके बाद ला के आप इस तरह के ऑफिसर्स बैठा दें। अब जो बात आपने कही, जो पैरोल की बात है, वो लीगल लेजिटिमेसी के अंदर रहते हुए बात है, लीगल फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए बात है। अब अगर खान साहब ने यह कहा है कि अगर अफगानिस्तान के साथ बात करनी है, और बड़ा सही कहा उन्होंने, आपको भी पता है, हमें भी पता है, पूरी दुनिया को पता है, पाकिस्तान का 80% वोटर जो है वो इमरान खान को वोट देके बैठा हुआ है, हम लोगों को वोट देके बैठा हुआ है, जिसके नुमाइंदे थे। और इमरान खान खाली पाकिस्तान का नहीं, इंटरनेशनल लीडर है, पूरे उम्मत मुसलमान का लीडर है, उसकी बात का एक वजन है। वो जब बात करते हैं, वो जाके ट्रंप को ये नहीं कहते कि अल्लाह आपको बेहतरी करे, बहुत अच्छा करे, वो खड़े होकर कहते हैं कि तारीफें कर रहा है उनकी, वो कह रहे हैं जबरदस्त। गार्डियन तारीफें करेगा ना, क्यों नहीं तारीफें करेगा? क्योंकि 78 साल तारीख में पाकिस्तान जब बना उससे लेके आज तक पहली दफा इजराइल के पार्लियामेंट की जो कवरेज है वो लाइव नेशनल टीवी पे दिखाएगी इजराइल की। मुज़फ़्फ़र रहमान साहब हमें ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। सुहेल अफरीदी साहब ने आपकी वफाकी और पंजाब हुकूमत को लिखा कि वो एक मुलाकात करना चाहते हैं बानी पीटीआई से, इसके लिए इंतजामात कर ले। क्यों नहीं आप लोग, मतलब इसमें क्या हर्ज है कि अगर मुलाकात हो जाए? जी कोई हर्ज नहीं है जी, बिल्कुल जो जेल मैनुअल है उसके तहत सबकी मुलाकातें कराई जाती हैं, इनकी भी करा दी जाएगी। लेकिन उनका जो ख़त है मेरे ख्याल से रात को 8 बजे उन्होंने लिखा था वफाकी वज़ारत दाखिला को और सेक्रेटरी होम पंजाब को। तो ज़ाहिर है उसका एक ड्यू प्रोसेस होता है कि उसको पुट करना होता है, और देन फिर उसकी कम्युनिटी अथॉरिटी अप्रूवल देती है। और उन्होंने कहा कि आज उन्होंने मुलाकात करनी है। तो ज़ाहिर है बानी तहरीक इंसाफ एक तो हाई प्रोफाइल कैदी हैं और उनसे मुलाकात का एक मैकेनिज़्म है, तो उसको इंशाल्लाह ताला फॉलो करेंगे और सुहेल अफरीदी साहब की आइंदा चंद रोज़ में मुलाकात करा देंगे जी इंशाल्लाह ताला। हमारे साथ अली बुखारी साहब मौजूद हैं। उन्होंने क्वेश्चन किया है कि आप लोगों ने इजरायली पार्लियामेंट की कार्रवाई आपके दौरे हुकूमत में क्यों चलाई गई? जी बहुत शुक्रिया जी। मैं इसका चाहूँगा कि आपको बड़ा इख्तिसार से जवाब दूँ। देखिए पहली बात तो ये है कि कोई इसराइली पार्लियामेंट की कार्रवाई नहीं दिखाई गई। एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप ने जो वहाँ पर गज़ा अमन माहदे के हवाले से जो ख़िताब करना था वो दिखाया गया। और आज जो हमारे दोस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इसराइल के मुखालिफ और फ़लस्तीन के हकूक़ के चैम्पियन हैं, काश उनमें ये अखलाकी करेज होती कि वो बानी तहरीक इंसाफ से भी किसी वक्त में पूछ सकते कि उनकी जो तीसरी बेटी हैं वो रहती तल-अबीब में है, और तल-अबीब से जब वो आती हैं जमायमा स्मिथ से मिलने, फिर वो वक्त जो है जमायमा स्मिथ के पास गुजारती हैं। काश ये इनसे पूछ सकते कि नेतन्याहू का दुनिया में सबसे बड़ा जो फाइनेंसर है और उसकी इलेक्शन कैंपेन को जो फंड करता है वो स्मिथ फैमिली है, और ये पूछ सकते कि उस स्मिथ फैमिली का जो सब वारिस है बानी तहरीक इंसाफ एक मुसलमान को छोड़कर उसकी जो है मेयर लंदन के लिए कैंपेन चलाते रहे। काश इनमें ये करेज होती, काश इनमें ये करेज होती। अगर आपने बेटी का जिक्र किया, वो एक प्राइवेट डिसीजन है, ये एक नेशनल टीवी की बात है। मैंने प्राइवेट डिसीजन की बात ही नहीं कहा, मैंने प्राइवेट डिसीजन की बात ही नहीं की। जब आप एक कौमी लीडर होते हैं
तो हमने कभी आपकी बेटी या इस पे बात नहीं करते, लेकिन जब आप बार बार करते तो हैं वैसे। उन सब चीजों को नजरअंदाज कर जाते हैं कि आज तक अक़वाम मुत्तहिदा में इस साल और इससे पिछले साल जितना शहबाज शरीफ साहब ने फ़लस्तीन का मुकदमा लड़ा, फ़लस्तीन के डिप्लोमेट्स खुद ये बात कहते हैं कि हमारे कभी यासिर अरफात ने हमारा मुकदमा ऐसे नहीं लड़ा, ये रिकॉर्ड के ऊपर है। और जितना फ़लस्तीन ने उसको सराहा वो सारा जो है रेस्ट इज हिस्ट्री। और अगर इसके ऊपर कोई एतराज़ होता सबसे पहले फ़लस्तीन करता, लेकिन फ़लस्तीन को इस बात का पता है कि पाकिस्तान ने गज़ा अमन मुआहदे के लिए और फ़लस्तीन की जंग लड़ने के लिए क्या क्या किया। और जब सब लोग बैठे हुए थे, पाकिस्तान वाहिद मुल्क था जिसके हेड ऑफ स्टेट और जिसके डीपीएम सब लोग उठकर, जब नेतन्याहू का खिताब आया तो उठकर बाहर चले गए। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हम ना किसी को इसराइल नवाज कहना चाहते हैं, ना ये कहना चाहते हैं कि कोई इसराइली लॉबी का आदमी है, लेकिन जब आप हकाइक को मोड़ते हैं और बिला वजह जो है इस तरह के मुतनाज़ा मौज़ूआत पर किसी जमात को लेबलाइज करने की कोशिश करते हैं, तो फिर आपको इंतहाई तकलीफ के साथ ये यादहानी कराना पड़ती है कि भाई आपका लीडर तो इसराइल हुकूमत को हुकूमत में लाने वालों का मेन फाइनेंसर है, उनका दामाद है वो, और दुनिया इस बात से वाकिफ है। ये एक ओपन सीक्रेट है। मैं बात कोई ऐसे नहीं कर रहा कि सिर्फ इल्ज़ाम लगा दिया। अगर उनकी बेटी का मैंने जिक्र किया है तो ये एक मुल्क का वो वजीर आजम साबिक जो बार बार इसराइल इशू पे बात कर रहे हैं। आज मैंने बात कर दी है, इससे पहले कभी की होगी, कभी आपको भी ये बात करनी चाहिए ना कि कभी बानी तहरीक इंसाफ ने ये कहा है कि मेरी बेटी जो है वो इसराइल के दारुल हुकूमत तल अवीव में रहती है। कभी बानी तहरीक इंसाफ ने कहा है कि स्मिथ फैमिली से मैं बिल्कुल डिस्टेंस कर रहा हूं, या मेरे बेटे जिस घर का नमक खाते हैं वो नमक नेतन्याहू को भी खिलाता है। तब तो आप बात ही नहीं कर रहे। आज आप सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की एक स्पीच को लेकर इतना बड़ा जवाब खड़ा कर रहे हैं। तो अगर आपने अपना तजजिया करना है तो उसे बिल्कुल बराबरी में तोलें। और जब मैं एक पब्लिक फिगर बन जाता हूं तो मुझसे मुतालिक हर मालूमात जो है उस पर तबसरा और तजजिया करना आप जैसे जादीदा जर्नलिस्टों का, एंकर्स का पूरा पूरा हक है। लेकिन अगर आप इस तरह कहेंगे मीठा मीठा हप कड़वा कड़वा थूथू, इसराइल के साथ सबसे ज्यादा पाकिस्तान क्या पूरी इस्लामिक दुनिया में किसी की जाती मरासिम है तो इमरान खान के हैं। आपका बीइंग डेविल सर्टिफिकेट ये बनता है कि हुज़ैफा साहब इस तरीके से आप बहुत पर्सनल जा रहे हैं, तो भी आप बिला वजह इसराइल को बीच में लाकर आप हम पे तनकीद कर रहे हैं, हालांकि हम इसराइल को गाली देते हैं। इसराइल एक बेगैरत कमजोर मुल्क है। हम तो उस मुल्क को, मैं कहता हूं कि हमारी पार्टी का तो नजरिया है कि हम उसी कभी यानी एयर ट्रेवल उसकी जो हदूद में से ना करें। लेकिन आप बिला वजह हमारी सारी स्ट्रगल फलस्तीन उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं, तुर्की उसे अप्रिशिएट कर रहा है, सऊदी अरब अप्रिशिएट कर रहा है। आप अगर कह रहे हैं कि नहीं ये इसराइली लॉबी है, तो इसलिए आपको याद दिलाया है कि असल इस मुल्क में इसराइली लॉबी कौन है। ओके, वी आर टेकिंग क्विक ब्रेक, फिर वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। अलीम खाई साहब, आप जरूर इसका जवाब दे सकते हैं, बट माय क्वेश्चन इज कि जुनैद अकबर ने जो अभी स्टेटमेंट दी कि एस्टैब्लिशमेंट तमाम जमातों से बात करे, मैं पार्टी की जानिब से कहता हूँ आप एक कदम बढ़ेंगे तो हम दो कदम बढ़ेंगे। इज दिस अ पार्टी पॉलिसी नाउ? देखें, जो पॉलिटिकल लोग होते हैं ना, वो पॉलिटिकल गुफ्तगू करते हैं। पॉलिटिकल लोगों के पास डंडे हथौड़े बंदूकें नहीं होती। हम तो डे फर्स्ट से कह रहे हैं कि 17 सीटों वालों को अगर आपने प्राइम मिनिस्टर बना दिया है, हारे हुए लोगों को सीएम बना दिया है, बहुत सी चीजें शफल कर दी हैं। पाकिस्तान को ऑनेस्टी की जरूरत है इस टाइम। अभी पोजीशन ये है कि एक जो बांग्लादेश का टका है वो 106 रुपए का, 106 टके का $1 है। आज पोजीशन ये है कि इंडिया का 81 रुपीस का $1 है। आज पोजीशन ये है कि 87 अफगान का $1 है। और हमारे पाकिस्तान का फरिश्तों की हुकूमत के अंदर जो है 288 रुपए का $1 है, जो इस्लामाबाद से नहीं मिल रहा। खुदा का खौफ करें, कहां से कहां ले गए मुल्क को। 40 साल हो गए, तीसरी नस्ल आ गई है। आज भी हम 1988 में सैलाब आया, आप अखबार प्रिंट मीडिया उठा के देख लें। 1988 में जब सैलाब आया तो बंद तोड़े के इधर का पानी उधर किया गया, उधर का उधर किया गया। 2025 में सैलाब आया, फिर बंद तोड़े के इधर का पानी उधर और उधर किया गया। बड़े अदब के साथ, बड़े अदब की बात है, बड़ा एहतराम की बात है। हम सियासी लोग हैं, हम सियासी लोगों का एहतराम करते हैं। और आपने देखा कि मैंने आज तक कभी किसी टॉक शो पे कभी भी जात के ऊपर किसी की बात नहीं की। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है, हुज़ैफा साहब हमारे भाई हैं, आप डायरेक्टली नाम ले लेके बातें कर रहे हैं। ऐसे मत करें, इतने दूध के धुले हुए कोई भी नहीं है। बहुत से लोगों की बहुत सी चीजें हैं। कम से कम हमारा ज़र्फ ऐसा नहीं है कि हम इतने निचले लेवल पे चले जाएं और जाके ऐसी बातें करें। अदरवाइज बहुत मुश्किलात पैदा होंगी आपके लिए। शेख अफजल महमूद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। जो वज़ीर आला साहब ने एक लेटर लिखा, आई मीन आप उसकी लीगल हैसियत भी बता सकते हैं, उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ गवर्नमेंट के ऊपर भी। डू यू थिंक ये एक गैर ज़रूरी लेटर था कि मुझे मुलाकात करने दें? बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है एक तरफ आज एक अच्छी पेशरफ सुनने को मिली कि वज़ीर आज़म साहब ने मुबारकबाद दी है
जो एक अच्छी एक काविश है या जस्चर है। अच्छा, उन्होंने लेटर लिखा, अपने लीडर से मिलना चाहा, एक सूबे का वज़ीर आला है और उसकी अभी नॉमिनेशन ही हुई थी कि उसके ज़ात पे जो कीचड़ उछाली गई हुकूमती वज़रा की तरफ से, जो मेरा ख्याल है गलत बयानियाँ थी, क्योंकि मैं जानता हूँ। You know him? हाँ, नो हिम काफ़ी अरसे से। एक स्टूडेंट लीडर था और कभी उसको मनशियात से जोड़ा गया, कभी मिलिटेंसी से जोड़ा गया। अब इस हद तक सियासत में नहीं गिरना चाहिए। अगर कोई आदमी गंदा होता है, मैं खुदा की कसम किसी भी प्रोग्राम में उसको गंदा कहूँगा। बल्कि केपी के जो अभी मिनिस्ट्री की बात हो रही है तो 2-3 बदउनवान मिनिस्टर हैं, उनके नाम फिर सामने आ रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि नए वज़ीर आला से तवक्को है कि अच्छे लोगों को, साफ़ लोगों को, बाकिरदार लोगों को इसमें इंडक्ट करे। उनका लेटर गया गवर्नमेंट के पास और अब आपको चाहिए कि सूबे के साथ मामला ज़रा तवाज़ुन से चलाएं। सूबे की कोशिश ये होनी चाहिए कि मरकज़ के साथ जो है मुतवाज़न पॉलिसी रखें ताकि निज़ाम हुकूमत चल सके। लेटर लिखने के बाद क्या ही अच्छी बात होती है, एक जस्चर ऑफ गुड विल होता कि जी आपने उसका एहतराम किया और उसको मुलाकात दी। ये कोई इतना बड़ा अजीमुशान काम नहीं है। यानी कि हज़ारों लाखों लोग रोज़ाना जेलों में अपने अजीज़ व अकारिब रिश्तेदारों लीडरों से मिलते हैं। तो अगर एक नए मुंतखब वज़ीर आला को टाइम दे देते, उसकी मुलाकात हो जाती। अब उसे काबीना के मामलात पे मशवरत करनी है तो इससे क्या चीज़ बिगड़ जाती। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि और देखें ना, वज़ीर आला जो है वो एक शख्स नहीं होता है, वो एक मनसब, एक आईनी मनसब रखने वाला शख्स होता है। एक पूरे सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव है। वो आपने उसको सड़क पे खड़ा किया हुआ है। अब ये बेतौकीरी जो है सुहेल अफरीदी की नहीं है, ये बेतौकीरी खैबर पख्तूनख्वा के मुंतखब एक वज़ीर आला की है। और यूँ अगर आप देख लें तो पूरे खैबर पख्तूनख्वा की आप इंसल्ट कर रहे हैं। पहली दफ़ा तो वो आपके पास आया, 1 साल में ये हर पेशी पर आता रहा। आपने कहा था कि महफूज फजल रहमान के भाई वज़ीर आला के भी बनेंगे। मैंने पहली दफ़ा आपका अंदाज़ा गलत हुआ है। नहीं, मेरा ख्याल है वो अंदाजे के टाइम अभी है। अभी भी आपको लगता है? हाँ, मैं देखे ना, मैंने कहा था उस वक़्त तो नाम भी नहीं था मौलाना साहब के भाई का, लेकिन उसका नाम सामने आया। असल में हुआ ये कि कैलकुलेशन उनकी ये थी कि शायद गवर्नर साहब की वसातत से हमें 10-15 दिन मिल जाएंगे। वो रास्ता जो है बड़ा ही टाइमली पीटीआई ने बंद कर दिया। अदालत से रजू किया, फिर अदालत में भी जेयूआई गई ताकि वो टेम वाला सिलसिला चल पड़े, लेकिन ये मुमकिन नहीं हुआ। यहाँ पे नाकामी हुई। अब जो हालात हैं वो, चूँकि नए वज़ीर आला ने ये ऐलान किया है कि मैं एहतजाज करूँगा, खान ने इनको तब्दीली इसलिए किया है कि वो एहतजाज करें, तो लिहाजा अब अगर एहतजाज के लिए वो तैयारियां पकड़ता है और एहतजाज इस्लामाबाद लाता है तो ये वो वक्त होगा। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये केपी की हुकूमत पे वार करेंगे, क्योंकि वज़ीर आला जो है वो फ़िलवक्त तो इस पोजीशन में नज़र नहीं आ रहा है कि कोई लचक दिखा रहा हो। यकीनन जो असम्बली के फ्लोर पे उसकी तकरीर थी बड़े तुर्श, लेकिन एकदम से पीटीआई का लहजा धीमा हो गया। वो तो कह रहे हैं हम इस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए तैयार हैं, हम आप 1 कदम आए, हम 2 कदम आगे आएंगे, ठीक है। पीएमएलएन की हुकूमत दोनों इनके साथ बात करना चाहते थे। उस वक्त तकब्बुर का मुज़ाहरा हमने किया। मैं इसका चशमदीद हूँ ना, हर चीज़ में ज़िद दरमी या ना। तो उस वक्त जब 24 नवंबर को मुज़ाकरात हुए, जब 3 नवंबर को मुज़ाकरात हुए, जब 22 अगस्त को मुज़ाकरात हुए, उस वक्त अफर्ज हुई, पेशकशी हुई, लेकिन उस वक्त क्यों नहीं अवेल किया गया। अब तो पीटीआई के साथ नून और पीपल पार्टी या हुकूमत क्यों बैठेगी? राइट, यानी कि तभी बैठेगी जब उनको कोई अंदेशा इनसे होगा। अंदेशा इनसे है ही नहीं, क्योंकि इनकी एहतजाजी ताकत, सियासी जो लोगों को निकालने की ताकत है, वो तो बिल्कुल मजरू हो चुकी है। इस जो ये पार्टी अब नहीं रही है कि अपने 3 लाखों लोगों को निकाल सके। जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी अवामी ताकत, एहतजाज की ताकत को रिस्टोर नहीं करती है और ये नज़र नहीं आता है कि ये फील्ड में, सड़कों पे, शहरों में निकलने के काबिल है, तब तक ये जो बातें हैं कि डायलॉग आए हमारे साथ करें, किस चीज़ पे डायलॉग करें? ठीक, उन्होंने तो बिल्कुल बड़ा वाज़े 2 टोक मैसेज है
जब आपके वज़ीर आला को मिलने नहीं दे रहे हैं, नेशनल असेंबली का अपोजिशन लीडर गया, आपके MNAs गए, डिस्क्वालीफाई हुए, फैसलों पे फैसले हो रहे, ट्रायल पे ट्रायल हो रहे। अभी ये तोशाखाना केस में फैसला आ जाएगा ना जी। अगर कोई नेकी किसी को नजर आ रही है तो ये तो वो कहते हैं ना, तेल देखो और तेल की दार देखो, तो ये तोशाखाने में फैसला आ जाएगा। उधर से प्रोसीडिंग हाई कोर्ट में हाल्ट की हुई है ताकि ये सज़ा हो जाए, तो फिर उधर कोई अगर रिलीफ बने तो दे दे। ठीक है, राइट। सो मुज़फ़्फ़र रहमान साहब, ये लग ये रहा है कि एक दोबारा हम तरीके अदम एतमाद देखेंगे वज़ीर आला KP के ख़िलाफ़। इस हवाले से क्या काम हो रहा है और क्या अभी कोई डायलॉग का या बातचीत का कोई उम्मीद है PTI के साथ? जी बहुत शुक्रिया जी। पहली बात तो ये कि मुझ समेत हमारे कई दोस्त जो हमें कॉलीग गुजरा हैं, हम सब ने बिल्कुल दावे किए थे। और चूँकि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून KPK और GIFA KPK पीपल्स पार्टी KPK और ANP KPK की जानिब से बताया गया कि 20 से 22 लोग जो है वो सुहेल अफरीदी को वोट ही नहीं देना चाहते, और भी जो है वो ज़रियों से ये बात की गई। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि ये सारे सिर्फ दावे थे और ग्राउंड पे कोई वर्क नहीं हुआ था। और इस तरह की अगर इंफॉर्मेशन और इस तरह के आपके पास इंतज़ामात नहीं थे तो बिला वजह इतना बड़ा रायता नहीं फैलना चाहिए था। और अगर बानी ने अपनी ही जमात के एक वज़ीर आला पे अदम एतमाद किया था तो हमें पॉलिटिक्स का तकाज़ा तो यही था कि हम उसी को ही कैश कराते और सुहेल अफरीदी या हुसोएवर जो भी होता वो बनता। लेकिन ज़ाहिर है हालात व वाक़ियात मरवत साहब को भी यही बताए गए होंगे, तभी इन्होंने भी दावा किया, हमने भी किया। मैं आपसे कहूँगी जी हमने कोई बात नहीं की, या मैं तो पहले दिन से कह रहा था सुहेल अफरीदी बन जाएंगे। हम लोग कहते थे कि नहीं बन पाएंगे या इन्हें नहीं बनने दिया जाएगा, लेकिन वो बन गए। तो मेरे ख्याल से अगर तैयारी ना हो सियासी तो इस तरह की बात मुनासिब ही नहीं होती। और अब भी अगर मैं तो समझता हूँ कि कोई ऐसी इम्कान नज़र नहीं आता। जो भी चीज़ हो, हमारा इंतहाई शदीद इख्तलाफ है तहरीक इंसाफ से, इनकी तर्ज सियासत से, इनकी रियासत पे हल्ला बोलने से, बाकी जो जो इकदामात बानी के। लेकिन फैक्ट ऑफ द केस तो यही है कि इनके 90-92 लोग इनके साथ खड़े हुए थे और जिस वजह से भी खड़े हुए थे मुज़फ़्फ़र रहमान साहब कि आप लोग पेशावर हाई कोर्ट का हल्फ लेने का फैसला चैलेंज करेंगे और सारे अमल को कलादम कहेंगे। सो यू आर सेइंग कि वो भी इन हाइंडसाइट मोस्ट प्रोबेबली लेट्स नॉट गो इन दैट डायरेक्शन। जी बाकी तो ज़ाहिर मैं तो वकालत में इतना सीनियर नहीं हूँ, लेकिन जज साहब बैठे हुए हैं मरवत साहब, ये ज़्यादा बताएंगे। एक तो मेरी जो मालूमात है, क्योंकि मैंने ज़रा टाइम भी इतना नहीं होता वो ऑर्डर पूरा पढ़ पाता, पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का जो ऑर्डर था वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर था, जुडिशल ऑर्डर नहीं था। उसके बाद जो GIFA की दरख्वास्त थी, आई डोंट नो कि अगर वो रिट पटिशन थी आर्टिकल 199 की तो एक जज सुनता, लेकिन उसे 2 जजेस ने सुना। आइदर वो DB थी या क्या थी, इस पे ये बताएंगे बेहतर। लेकिन मेरे ख्याल से कानूनी महाज पर भी बुरी तरीके से नाकामी का सामना करना पड़ा और आप अपना जेन्युइन मजबूत केस भी बिल्ड नहीं कर सके। यानी आपका केस बड़ा मजबूत था कि पहला इस्तीफा जो दिया गया अलीमीन गंडापुर का वो आइन से मुतसादिम था, हाथ से नहीं लिखा हुआ था। दूसरा इस्तीफा जो उन्होंने दिया, जो हाथ से लिख कर दिया, वो इस्तीफा 11 या 10 जो भी तारीख है उस तारीख को आया और स्पीकर ने शेड्यूल जो है उससे एक दिन पहले अनाउंस कर दिया। यानी मुमकिन नहीं है कि अगर इस्तीफा जो है वो बाद में आए और शेड्यूल पहले अनाउंस हो जाए, तो आप जो है कानून जो है एजम्पशंस पर नहीं चलता। तो इस बात को आपको जजेस के सामने रखना चाहिए था और इसको स्टैब्लिश करना चाहिए था। और जो बात मरवत साहब ने की है बिल्कुल ठीक की है कि 10-12 दिन गेन करने थे, लेकिन अगर 10-12 दिन भी गेन कर इन 20 लोगों की वफादारियां तब्दील करवाना मकसूद था तो मैं तो इसके अगेंस्ट हूँ जी। ठीक है, अगर ये लोग आजाद थे और आजाद होते हुए सुहेल अफरीदी की पॉलिसी से डिसएग्री करते, उनका रियासत के खिलाफ बयानी से डिसएग्री करते, और वो आजाद लोग अपनी मर्जी से किसी उम्मीदवार को सपोर्ट करते या अपनी में से कोई बंदा लेकर आते, तो मेरे ख्याल से जो हमारी पार्टी की पॉलिसी रही है 13 में भी फजलुर रहमान साहब ने हमें कहा था कि मिलकर वज़ीर आला बना लेते हैं, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा कि नहीं, जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है उसे हुकूमत बनाने दें। तो मैं ये समझता हूं कि एक तो सुहेल अफरीदी, जिस तरह मैं करेज का मुजाहरा कर रहा हूं, काश तहरीक इंसाफ के दोस्त भी करें, सुहेल अफरीदी साहब को भी नॉमिनेशन के बाद असेंबली में ऐसी तकरीर नहीं करनी चाहिए थी। आपके मुतालिक लोगों की जो राय होती है, आपकी गुफ्तगू में इतना असर होना चाहिए कि आप अपनी गुफ्तगू से वो राय तब्दील करें। अगर सुहेल अफरीदी के खिलाफ हमारी मुस्लिम लीग नून की कोई राय थी तो असेंबली में उनकी एक मुदब्बराना तकरीर वो सारी राय चेंज कर सकती थी, लेकिन उन्होंने अपनी राय को मजीद
उस पर स्टैंप लगा दी। मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर लेकिन सुहेल अफरीदी साहब सही तरीके से चलेंगे तो जाहिर है मरकज उन्हें सपोर्ट भी करेगा, जो उनके मामलात हैं, माली मामलात, उसमें उनका पूरा साथ देगा। लेकिन अगर सुहेल अफरीदी साहब मरकज पे चढ़ाई करेंगे और वे समझ रहे हैं कि जो कोई कसर गंडापुर साहब ने छोड़ दी है, मैं पुलिस और चीफ सेक्रेटरी दफ्तर की सपोर्ट से मरकज पे हल्ला बोल दूंगा, तो देखिए मरकज को तो हमने बचाना है। फिर इंतहाई मजबूरी में अगर हमारे पास बंदे भी नहीं होते पूरे, ठीक है, हम अदम एतमाद भी नहीं ला सकते। फिर ग्रेड 18 के सेक्शन अफसर ने जो आइन की मुतलका शिकें हैं उनके तहत पूरी भरपूर कोशिश करेंगे कि सुहेल अफरीदी गैर फाल हो, क्योंकि हम मरकज को, इस्लामाबाद को, आप लोगों को एक सूबाई हुकूमत के जत्थों के हवाले तो नहीं कर सकते। क्लियर मैसेज है। लेकिन अगर उनका नुक्ता नजर जो होगा, अगर वो लेकर आते हैं तालिबान से मुज़ाकरात के हवाले से कोई जामे प्लान है, लेकर आए, बात करें, कोई दलील से अपना साबित करें। लेकिन ये कहना कि मैं ऑपरेशन नहीं होने दूंगा, कुर्सी को लात मार दूंगा, इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर देंगे और बानी को मैं रिहा करा कर लाऊंगा, अगर आपने उसकी जेल तब्दील की तो पूरा पाकिस्तान, ये गुफ्तगू ISF के प्रेसिडेंट की तो हो सकती है, लेकिन इंतहाई मोस्ट सेंसिटिव सूबा जो है उसकी वजीर आला किस तरह की गुफ्तगू तकलीफ दे होती है। और फिर आप अपने नाकदीन को ये बता देते हैं कि आपके नाकदीन ठीक थे, मेरे बारे में जो राय थी वो जो है काफी डिटेल में हमने बात करी। महमद साहब, अब ये तो नजर आ रहा है कि एक शदीद चपकलिश होने जा रही है वफाक की और सूबे की। इट्स नॉट रियली गुड फॉर द फेडरेशन। आपके कमेंट्स क्या हैं उसके ऊपर, स्पेशली जबकि अभी पाक अफगान सरगर्म है मामला, इट्स नॉट लुकिंग गुड। अच्छा, उज़ैफ़ा साहब की एक चीज़ मैं आगाह कर दूँ, उन्होंने हाई कोर्ट की रिट के हवाले से बात की कि डिवीज़न बेंच बेटी पेशावर हाई कोर्ट के रूल्स अपने हैं, रूल्स एंड ऑर्डर, इनके तहत वहाँ रिट 2 जज साहिबान सुनते हैं। तो लिहाजा जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिंगल जज सुनता है, पेशावर हाई कोर्ट में 2 जज सुनते हैं, हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट के रूल्स एंड ऑर्डर्स को अडॉप्ट किया हुआ है। बाज़ जगहों पे इस तरह होता है कि 2 जज, सिंध में अब ये प्रोविज़न है, KP में जो है रिट पिटीशन 2 जज साहिबान सुनते हैं, वहाँ ICA की प्रोविज़न नहीं है, यानी उन जज साहिबान के फैसले के अगेंस्ट आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। जहाँ तक आपका सवाल है बहुत आम है, और उज़ैफ़ा रहमान साहब ने जो बातें की किसी हद तक सही भी है। अगर सुहेल अफरीदी का मजाक उड़ाया गया, उस पर बहुतान तरादियाँ की गई मुख्तलिफ़ क्वार्टर से, जब अभी उसने मुंतखब भी नहीं हुए थे, अगर वो तकरीर जो उसने की अल्फाज का हेर फेर होता है, उन अल्फाज में मैं मतलब ये उनको सजेस्ट करता कि वो जो अल्फाज की अदायगी इस तरह होती कि इससे जो है बावजूद इसकी कि PTI बड़ी ज़्यादा फिस्तैयत का शिकार है, लेकिन जिन हालात में आप पे ज़िम्मेदारियाँ पड़ी हैं, वो ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो कामयाबी से अदायगी के लिए ज़रूरी हैं कि आप दुरुस्त सिमत पे चलें। ये तो बड़ा आसान है टकराव करना, और टकराव के बाद जो है या मुखालिफ को गिरा देना या फिर ख़ुद जो है गिर जाना, ये तो हफ्ते 10 दिनों की बात होती है। असल स्ट्रेटजी जंग में ये हो, ख़ुसूसन जिस जो सियासी जंग बनी हुई है उसमें ये है कि आप अपनी हुकूमत को बचाएं, आप अपने पार्टी को भी सर्व करें, और आप रियासत का भी ख्याल करें, मरकज़। ये तो आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज चीफ मिनिस्टर, आपकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो स्टेट है, ये तो उतनी तब्दील कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आपकी नहीं। मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो ये है, ज़रूरी नहीं है कि हम तलख बातें करके या तुर्श बातें करके कोई आदाफ हासिल कर सकते हैं। अली अमीन खान को मैं कहा करता था, अली अमीन खान भी इसी तरह रेटोरिकल इस्तेमाल करते थे, और हम कफन पहन के आएंगे और हम असला लेकर आएंगे, याद होंगे उनके अल्फाज। और शायद सुहेल अफरीदी को भी मैं ये गुजारिश करूँगा कि पाकिस्तान में आवाम को और बिलखसूस PTI के वर्करों के साथ वो वादे करो जो पूरे कर सकें। ठीक है, अली अमीन खान का मजाक उड़ाया उन्होंने, क्योंकि जहाँ जहाँ पे वो वादा पूरा नहीं कर सका, PTI वालों ने जो है उन पे तनकीद भी की, उनको मशकूक बनाने की कोशिश की। खुदा न ख्वास्ता सुहेल अफरीदी साहब जो उम्मीद दिला रहे हैं, अब वो उम्मीद पे पूरा उतरने के लिए कुछ तो करना भी होगा ना, कोई स्ट्रेटजी अपनानी होगी। सवाल ये है कि पाकिस्तान में इस तरह की अमल
या इस तरह की सियासी एहतजाज को आप किस तरह कामयाब करेंगे? ठीक है, कोई क्वेश्चन जो आपने कहा कि आदत की जानिब से खान साहब का पैगाम भी मिला, वो आपको वापस बुलाना चाह रहे हैं, लेकिन मैं चौथी मरतबा निकाले जाने के इम्कान के साथ आगे नहीं बढ़ सकता। जनाब, कुछ अर्सा कबल की बात है, जब ये पार्लिमानी कमेटी ने मुझे बुलाया था, इससे कोई 1.5 महीना कबल की बात है, तो मुझे इतला आई कि खान साहब से मिल लें आप। ठीक, किस लिए मिले जी? आपको वापस लेना चाहते हैं। देखिए, पार्टी के सीनियर लीडरशिप के साथ तो मेरी रोज़ाना मुलाकात होती है, बातचीत होती है, जो MNAs हैं हमारे साथ। तो मैंने ये गुजारिश की और मैंने खुद अपना बड़ा जायज़ा लिया है। देखिए, मैं कोई बुनियादी तौर पे इस तरह का सियासी बंदा नहीं हूँ कि मैं एक अपना काम भी अदा करूँ। मैं इनका वकील था खान साहब का उस दौर में, मैं उनका तर्जमान भी था, मैं उनका फोकल पर्सन भी था, मैं उनका सियासी फ्रंट पे वाहिद लीडर था जो उसकी पार्टी की कैंपेन चला रहा था। और ये वो दौर था, ये बुखारी साहब बैठे हुए हैं, 4, 5, 6 लोगों के अलावा पूरे पाकिस्तान में कोई नज़र नहीं आता था। तो उस वक़्त हमने डिलीवर किया। जब ये डिलीवर किया, 8 फरवरी गुजरी तो जनाब ब्याली इन्होंने मुझे टिश्यू पेपर की तरह बार बार फेंकना शुरू किया। अब बात यह है, सियासत हमने इसलिए नहीं की थी, न मैं कोई कल्ट का मेंबर हूँ कि मैंने 32-33 साल मेरे कानून के पेशे से वाबस्तगी है। मैं कानून की हुक्मरानी, जमहूरियत की बालादस्ती और पाकिस्तान में अवाम की बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकला था। मैं कोई खुशामदी आदमी नहीं हूँ, न मैं इस तरह के आदमी हूँ कि कोई भी आदमी, कोई भी लीडर मुझे बुली कर सके, नॉट एट ऑल। या कोई मर्द या खातून। पार्टी के अंदर तो मैंने ये कल्चर देखा कि अगर आपको गाली भी पड़े तो आपने कहने क्या खूब फरमाया। ठीक है, यानी कि ये मैं मुझसे नहीं हो सकता है। गाली की मजाल क्या, कोई टेढ़ी जबान से भी बात करेगा ना तो मैं जबान टेढ़ी करना चाहता हूँ। तो ये मैंने देखे बुनियादी बदजबानियाँ, बदतमीजियाँ, बदइखलाकियाँ, और अगर न मानो तो फतवा तैयार है जनाब, आप गद्दार है। तो लिहाजा जिस पार्टी में वो कहते हैं ना, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया, इस पार्टी में ये है कि जिसने काम किया वो जनाब खुडे लाइन। और मैं अब आपको अर्ज करूँ ना, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ, ये लाख हुकूमतें बनाए और ये लाख जो है पुत के, मैं कसमन कहता हूँ कि जो अवाम पाकिस्तान को मैं निकाल सकता हूँ, ये सब मिल के नहीं निकाल सकते हैं। और एक वक्त ये फिर आएगा, जिस तरह खान साहब ने आज से 3 माह पहले मुझे बुलाया, उस वक्त भी मेरी यही शर्त होगी कि पहले मेरे साथ हिसाब करें, वरना मैंने नहीं आना है। जो एहसान और जो आप लोगों ने मेरे सर पे सुरखाब के फर रखने हैं ना, वो अपने पास रखें। ओके, वेरी क्लियर मैसेज। थैंक यू सो मच मुबस्सा फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। हम एक ब्रेक लेंगे, वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके मोमन में फितनतुल ख्वारिज ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन सीज फायर का फ़ायदा उठाकर पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस कोशिश को नाकाम बना दिया। पाक फौज की कार्रवाई के दौरान 40 से 50 दहशतगर्द हलाक हुए, जबकि दर्जनों जख्मी हैं। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी रिपोर्ट में तालिबान हुकूमत, TTP और दीगर दहशतगर्द ग्रुपों के गठजोड़ को बेनकाब कर दिया है। इस रिपोर्ट में अफगानिस्तान में अलकायदा और TTP जैसे दहशतगर्द ग्रुपों की मौजूदगी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद सामने आ चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये गिरोह अफगानिस्तान में आज़ादाना तौर पर सरगर्म है और वस्ती एशिया ममालिक और खत्ते के अमन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं। ये रिपोर्ट अक़वाम मुत्तहिदा की टीम ने 24 जुलाई को सिक्योरिटी काउंसिल में पेश की। रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान की अथॉरिटी दहशतगर्द ग्रोहों बशमूल अलकायदा और उसके इत्तेहादियों को खुली छूट देते हुए दहशतगर्द ग्रुपों को अफगानिस्तान के 6 सूबों गजनी, हिलमंद, कंदहार, कुन्नड़ और अज़गान और जाहिल में सरगर्म हैं। अफगानिस्तान में अलकायदा के कई तरबियती मराकज़ काम कर रहे हैं। 3 नए कैंप ऐसे हैं जहां अलकायदा और तहरीक तालिबान के दहशतगर्दों को अस्करी तरबियत दी जा रही है। TTP के पास 6000 जंगजू मौजूद हैं जिन्हें मुख्तलिफ इक़साम के जदीद हथियारों तक रसाई हासिल है। अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रोहों की आज़ादाना सरगर्मियाँ इलाकाई सलामती और पायदार अमन के लिए संगीन खतरा है। इन ग्रोहों की सहूलतकारी और तरबियती नेटवर्क का खात्मा इंतहाई ज़रूरी है।
अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान में हमने देखा कि दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ, वो एक तेज़ी से बढ़े, और क्या प्रोपोर्शन रहा है इस पर हम एक नज़र डाल लेते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत आने से पहले 5 साल में कुल 1100 दहशतगर्दी के हमले हुए। तालिबान हुकूमत आने के बाद अब तक 2281 वाक़यात रिपोर्ट हुए। 17 जुलाई 2021 को DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और खदशे का इजहार किया कि अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल से पाकिस्तान में दुश्मन के स्लीपर सेल्स दोबारा मुतहरिक हो सकते हैं। DGISPR ने यह भी बताया कि अफगान सरहद पर पाक फौज के रेगुलर दस्ते तैनात कर दिए गए हैं। 2021 में मजमूई तौर पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी के 294 वाक़यात पेश आए। 2021 में दहशतगर्दी के वाक़यात में 376 अफराद जाँ बहक जबकि 606 अफराद ज़ख्मी हुए। 2022 में दहशतगर्दी के वाक़यात में 28% इजाफा देखने में आया। 2022 में मजमूई तौर पर 376 वाक़यात रिपोर्ट हुए। 2022 में दहशतगर्दी के हमलों में अमवात की तादाद 527 रही जबकि 514 अफराद ज़ख्मी हुए। 2023 में पाकिस्तान में 558 दहशतगर्दी के वाक़यात रिपोर्ट हुए जिनमें 693 अफराद जान से गए जबकि 1124 अफराद ज़ख्मी हुए। फिर आया 2024 जिसमें दहशतगर्दी के वाक़यात की तादाद 444 थी जिनमें 1616 अमवात खैबर पख्तूनख्वा जबकि 728 अमवात बलूचिस्तान में रिपोर्ट हुई। 2267 अफराद ज़ख्मी हुए। 2025 के पहले 9 माह में 600 दहशतगर्दी के वाक़यात हो चुके। वाक़यात में रवां बरस 46% इजाफा हुआ है। अब तक 2414 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। तालिबान हुकूमत दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ एक्शन में मुसलसल लेतो लाल ही से काम लेती रही है। अब जो एक इंडियन कनेक्शन हमें नज़र आया है वो भरपूर तरीके से आपको इस ये जो एक टेंशन हुई है उसमें भी नज़र आया है। भारत का मीडिया उसी तरीके से फेक न्यूज़ प्रोपेगेट करता रहा है। बात करते हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात इस वक्त किस तरह जाते हुए नज़र आ रहे हैं। डॉक्टर कमर चीमा हमें ज्वाइन करेंगे, उन्हीं से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। तो इस वक्त जो सिचुएशन है कैसे देखते हैं आप इसको? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि मुझे नहीं लगता कि अफ़गान तालिबान जो हैं वो अपनी इस रवश को तब्दील करेंगे। अफ़गान तालिबान ने सऊदी अरब और कतर को कहा जा रहा है कि रिक्वेस्ट की कि वो पाकिस्तान से कहें कि ये जो बम्बार्टमेंट है बंद हो, और नुकसान काफ़ी ज़्यादा अफ़गानिस्तान का हो गया था और अफ़गानिस्तान की हुकूमत जो है वो ऑलरेडी परेशानी का शिकार हो गई। ये ऐसे ही है जिस तरह आपको याद है कि इंडिया भागा भागा अमेरिका से सीज़ फायर की दरख्वास्त कर रहा था, तालिबान जो है वो सऊदी अरब और कतर के पास चले गए सीज़ फायर के लिए। तो मुझे लगता है कि ये होती हुई नज़र नहीं आ रही। उसकी वजह यह है कि अफ़गान तालिबान TTP को या दहशतगर्द जमातों को छोड़ नहीं सकते। वो कहते हैं ये हमारे जिस्म का हिस्सा है, इनके बगैर तो हम चल नहीं सकते। ये हमारे साथ मिल के काम करते रहे हैं, इनका जो माइंड सेट है वो हमसे मिलता है और ये सोचें मिलती हैं। और 3.5-4 साल हो गए हैं हम देख रहे हैं एक रविश है कि हमने, आपको पता है कि पाकिस्तान से उलमा को भेजा कि अफ़गान तालिबान को समझाएं कि ये TTP को जो है वो अपने कंट्रोल में रखें, इनके लोग हमारे हवाले करें, ये पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराते हैं। फिर हमने अरब ममालिक को इन्वॉल्व किया और इंगेज किया। फिर हमने ट्राइलैटरल डिफरेंट फ्रेमवर्क्स इंट्रोड्यूस कराए जिसमें चीन को बड़ा इन्वॉल्व किया। हमने अफ़गानिस्तान में खुद जाके पर्सनली भी उनसे रिक्वेस्ट की, लेकिन वो एक ही बात पे बज़िद हैं कि नहीं, हम पाकिस्तान को तो कुर्बान कर सकते हैं, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात तो ख़त्म कर सकते हैं, ये जो दहशतगर्द जमात तहरीक तालिबान है पाकिस्तान, इसके साथ हम ताल्लुक ख़त्म नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल है लगता बहुत मुश्किल है तालिबान, लेकिन ज़ाहिर बात है पाकिस्तान के पास दोस्त ममालिक जब इस तरह की रिक्वेस्ट लेके आएँ तो एंटरटेन करना पड़ता है। ये नहीं हो सकता कि दोस्त ममालिक को डिप्लोमेटिकली हम ये कहेंगे हम ये आपकी बात नहीं मानते। तो दोस्त ममालिक के कहने पे किया गया है, तालिबान अपने आप को रीग्रुप करेंगे, प्लान करेंगे और वो अब भागेंगे, दौड़ेंगे, अपने लोगों को छुपाएंगे, TTP को छुपाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये कुछ होने वाला है, लेकिन कोई बात बनती नज़र नहीं आ रही। राइट। सो अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी रिपोर्ट में तालिबान हुकूमत, TTP और दीगर दहशतगर्द जो गठ छोड़ा है उसको बेनकाब कर दिया है। क्या इस रिपोर्ट की रोशनी में एक्शन लिया जा सकता है? तालिबान हुकूमत के ऊपर पाबंदियां लग सकती हैं मजीद? देखिए, ये जो जिस रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं, ये तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो बहुत दफ़ा इसका जिक्र कर चुकी है। और ये हमें इस चीज़ का अंदाज़ा है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो तालिबान है वो अलकायदा को, इस्लामिक स्टेट को कवर देते हैं।
गो के इन्होंने ये माना था और ये कहा था कि हम कभी भी अलकायदा को स्पेस नहीं देंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये फिर अलकायदा को वो स्पेस देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ जो है ये कहीं ना कहीं पे इनको ख़त्म करनी पड़ेगी। अब देखें ना, 2000 के करीब सुइसाइड बॉम्बर हैं जो कि जिनका ताल्लुक इस्लामिक स्टेट से है, दाइश खुरासान से है, और वो वहाँ पे बैठे हुए हैं। और वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए तो ख़तरा नहीं है, वो तो पूरे खित्ते के लिए ख़तरा है। और इसी तरह अगर आप ये देखें कि जो वहाँ पे बाकी दहशतगर्द ग्रुप है, टीटीपी देख लें, तो ये मेरा ख्याल है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के अलावा, आपको पता है रिसेंटली एक क्वाड्रिलेटरल फोरम में जिसमें पाकिस्तान, रूस, चाइना और ईरान था, तब भी ये कहा गया था कि आपकी सरजमीन जो है वो दहशतगर्द जमातें इस्तेमाल कर रही हैं। तो यही वजह है कि आज तक अफगान तालिबान को रिकग्नाइज नहीं किया गया। तो मुझे लगता है कि ये जो दहशतगर्द जमातें हैं, इनकी मौजूदगी, अफगान तालिबान जो है वो इस एहसास को समझते नहीं है कि हमें इन दहशतगर्द जमातों की वजह से दुनिया उनको रिकग्नाइज नहीं कर रही, इन दहशतगर्द जमातों की वजह से वो दुनिया में आइसोलेट हैं। तो मेरा ख्याल है कि उनको जब तक ये अपने वादे पूरे नहीं करते, जब तक वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने अपने आप को क्लियर चिट नहीं दुनिया से लेते, ना तो दुनिया उनको रिकग्नाइज करेगी और तब तक ये इनके ऊपर सफरी पाबंदियां भी रहेंगी। और बैनुल-अक़वामी मुसलसल पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात होते रहे, क्या वजह है कि अब ये फुल फ्लेज लड़ाई की तरफ चला गया है? अफगान ने तो सोच लिया है कि अफगान तालिबान ने कि अब हमला ही करे पाकिस्तान के ऊपर, लड़ाई ही करें। देखिए, अफगान तालिबान जो है वो ये समझते हैं कि ये जो दहशतगर्द ग्रुप हैं, इनके साथ मिलके वो अमेरिका और इत्तेहादी फ़ौजों से लड़ते रहे, तो वो कह रहे हैं कि जी हमारे असल दोस्ती तो इनसे, हमारी असल ताकत तो ये दहशतगर्द ग्रुप हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब अफगान तालिबान को समझना चाहिए कि वो अब एक रियासत को लीड कर रहे हैं, वो एक रियासत को हेड कर रहे हैं। दुनिया अब उनके साथ डिप्लोमेटिक ताल्लुकात बनाना चाहती है या ताल्लुकात रखना चाहती है, तो इसलिए कि वो एक रियासत को लीड कर रहे हैं। अब वो जत्था ग्रो एक दहशतगर्द ग्रुप नहीं है, उनके ऊपर यूएन सैंक्शंस हटी हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर अफगान तालिबान अपने चेंजिंग नेचर या जो चेंजिंग करैक्टर है उसको अगर प्रॉपरली रीड एंड स्टडी नहीं करते और स्टिल इसी अंदाज से रहना चाहते हैं जिस तरह वो पहले रह रहे थे, तो डेफिनेटली चीज़ें तो बेहतर नहीं होंगी। सो मेरा ख्याल है उनको अपना जो चेंजिंग नेचर है स्टेट की और उनका जो बदलता हुआ करैक्टर है एज ए तालिबान का, उनको ये समझना चाहिए कि अब वो एक जत्था ग्रो नहीं है, अब वो रियासत को चला रहे हैं और रियासत को चलाने के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं अगर आपकी सरजमीन दहशतगर्द जमातें इस्तेमाल कर रही हैं और मुल्कों के लिए। और साहब के इस मामले के एंड में रिजीम चेंज हो सकता है अफगानिस्तान में, इज दैट अ पॉसिबिलिटी? देखिए, तालिबान जो रजीम है, ये इस बात में तो कोई शक नहीं है कि ये अफगानिस्तान की अवाम का नुमाइंदा ग्रुप नहीं है, एक बात। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे हम ये कहें कि जी हम इस ग्रुप को सपोर्ट करते हैं, उस ग्रुप को सपोर्ट करते हैं। हम जो अफगानिस्तान के अंदर तालिबान रजीम है, हम चाहते हैं कि यही रिस्पॉन्सिबल हों और यही अकाउंटेबल हों। हम वहाँ पे किसी किस्म की अफरा तफरी, जंगो जदल, डिफरेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करने के हामी और हक में नहीं है। हमें सिर्फ अफगान तालिबान को ही रिस्पॉन्सिबल ठहराना है, गो के वो अफगानिस्तान के नुमाइंदा ग्रुप नहीं है। और बाकी बहुत सारे जो ताजिक, उज़्बेक, हज़ारा हैं, बाकी लोग हैं, वो भी हुकूमत का हिस्सा नहीं है। ये एक छोटा माइनॉरिटी एथनिक ग्रुप है जो लीड कर रहा है। बहरहाल जो भी है, इनके पास पावर है, हम इन्हीं से बात करेंगे, ना कि हम डिफरेंट जत्थों से बात करें। हम अफगानिस्तान के पास इस वक्त अमेरिका का छोड़ा हुआ असलहा मौजूद है जो कि वो मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान को क्या इकदाम उठाने पड़ेंगे कि आप इसको फौरी तौर पे रोक सकें, वरना तो $7 लाख के असले से वो बड़े लंबे अरसे तक तंग करते रहेंगे? देखें, इस हवाले से तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो भी बात कर चुके हैं और वो भी ये कह चुके हैं कि इंडिया जो है अफगानिस्तान के अंदर जो है ये असला इस्तेमाल हो रहा है और ये असला है मौजूद वहाँ पे। अब लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को थोड़ा प्रेशराइज करना चाहिए कि ये जो $7 अरब का जो असला है ये कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, कौन सा मुल्क किसके ये खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। सो मेरा ख्याल है कि बैनुल-अक़वामी दुनिया को ऑलरेडी इस चीज़ का पता है और वो चाहेंगे कि जिस तरह पहले इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो अफगान तालिबान को अकाउंटेबल ठहराती थी कि यहाँ पे इस सरजमीन को इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, इनको ऐसा असला इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मेरा ख्याल है उसी तरह इनको अकाउंटेबल ठहराने की ज़रूरत है।
क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये रिस्पॉन्सिबल हैं अब उस असले के, वो असला जो अमेरिका ने यहाँ पे छोड़ दिया है, तो उस असले के रिस्पॉन्सिबल हैं। वो इनको इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताना चाहिए कि ये अपने दिफा के लिए तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये दहशतगर्द जमातों को अब नहीं दे सकते कि वो दहशतगर्द जमातें जो हैं वो उसको इस्तेमाल करें और दूसरे मुल्कों में हमले करें। राइट डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। आज के प्रोग्राम में बहुत सारी अहम बातें डिस्कस हुई हैं, लेकिन ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि अब जो लड़ाई होती है वो हर फ्रंट पे होती है, खासतौर पे मीडिया फ्रंट पे। सो वॉच आउट फ्रॉम दैट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।